हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी स्कॉलर क्लासेस। हम कर रहे हैं +1 की ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर जो हैं वो अपने चैनल पे डाल दिए हैं, जिसमें हमने बक्कल कैविटी की बात करी है, उसमें हमने टंग की बात करी है, टीथ की बात करी है। तो जो लोग नए मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज इस सीरीज के 2 लेक्चर जो मैंने डाले हैं उनको पहले देखिए, फिर आप इस लेक्चर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बक्कल कैविटी की बात कर ली थी। बक्कल कैविटी में जो है वो टंग की बात हो गई थी डिटेल में, टीथ की बात हो गई थी डिटेल में। आज हम नेक्स्ट पोर्शन ऑफ बक्कल कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं, इसकी बात करते हैं। फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स को कंप्लीट करने के बाद फेरिंक्स से जो आगे वाला पोर्शन है दैट इज ईसोफेगस। हम ईसोफेगस की बात करेंगे। ईसोफेगस के बाद हमारी एलिमेंट्री कैनाल में आता है स्टमक। हम स्टमक की बात करेंगे और उसके बाद हम इंटेस्टाइन की बात करेंगे। तो आज देखते हैं फेरिंक्स क्या है। फेरिंक्स एक कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो फेरिंक्स है ये एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। अगर हम देखते हैं, सपोज करो कि ये मेरा नेसल चैम्बर है, ये मेरी नेसल कैविटी है जहां से मैं एयर अंदर लेके जा रही हूं, और ये मेरी बक्कल कैविटी है जहां से मैं फूड अंदर लेके जा रही हूं। तो दोनों की ओपनिंग है ना, बक्कल कैविटी और नेसल चैम्बर की ओपनिंग कहां पे है? फेरिंक्स वाले एरिया में है, फेरिंक्स में है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज का काम कौन करता है? आपका फेरिंक्स करता है। फेरिंक्स के बाद ही यहां से 2 ट्यूब्स शुरू हो जाती हैं, 2 पाइप से शुरू हो जाती हैं। एक पाइप आपकी फूड पाइप है, दैट इज फूड पाइप, और एक पाइप आपकी जो है वो विंड पाइप होती है। ओके जी, जो फूड पाइप की ओपनिंग है, फूड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं गलेट, और विंड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। विंड पाइप की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। और विंड पाइप की ओपनिंग के ऊपर एक यहां पे कार्टिलेज का बना फ्लैप दिया होता है, ताकि जब हम खाना अंदर ले रहे हैं, खाने को सॉलो कर रहे हैं, तो वो कहां पे जाना चाहिए? वो फूड पाइप में जाना चाहिए, वो विंड पाइप में नहीं आना चाहिए। और इस ढक्कन को, इस फ्लैप को हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन भी है टैट वालों के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं एपिग्लॉटिस क्या है। एपिग्लॉटिस जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कार्टिलेज का बना होता है, और ये एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप इसको प्रिवेंट करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। एपिग्लॉटिस का काम क्या है? इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप। इंपॉर्टेंट। एपिग्लॉटिस क्या है? एक कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट करेगा, किसमें? विंड पाइप में। ठीक है जी, तो इस चीज को आपने ध्यान देना है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। फेरिंक्स में और क्या रहता है? फेरिंक्स में हम और क्या स्टडी कर सकते हैं? फेरिंक्स में आपके पास जो है वो टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है जब आप बीमार होते हैं कई बार टॉन्सिल्स हो जाते हैं, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है तो बुखार आ जाता है। वो टॉन्सिल्स क्या चीज है हमारे पास, और टॉन्सिल्स का काम क्या है, ये कहां पे प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, तो इसको देख लेते हैं। टॉन्सिल्स क्या है, कितनी तरह के टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। तो टॉन्सिल जो है वो 4 टाइप के टॉन्सिल हैं, 4 टाइप्स के टॉन्सिल प्रेजेंट हैं। टॉन्सिल्स, 4 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल जो है वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आपके पास रहने वाला है फेरिंजियल टॉन्सिल। फेरिंजियल टॉन्सिल। दूसरे आपके पास रहने वाले हैं पैलेटिन टॉन्सिल। देन आपके पास रहने वाले हैं ट्यूबियल टॉन्सिल, और लास्ट में आपके पास है लिंगुअल टॉन्सिल। बात हुई थी लिंगुअल टॉन्सिल की, जो टंग के बिल्कुल पीछे वाले पोर्शन पे प्रेजेंट थे, और मैंने आपको टंग डिस्कस करते टाइम ये चीज बताई थी कि टंग को हम लिंगुआ भी बोलते हैं। तो जो टंग के ऊपर प्रेजेंट टॉन्सिल्स हैं दे आर नोन एज लिंगुअल टॉन्सिल्स, मतलब फेरिंक्स और टंग वाला जो एरिया है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो 4 तरह के टॉन्सिल्स हैं हमारे पास। फेरिंजियल टॉन्सिल है, पैलेटिन टॉन्सिल है, ट्यूबियल टॉन्सिल है और लिंगुअल टॉन्सिल है।
ये चारों के चारों जो हैं, ये चारों के चारों टॉन्सिल्स प्रेजेंट इन अ रिंग, ये एक फेरिंग्स में एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे, जिस रिंग को नाम देते हैं हम वेल्डियर्स रिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कुछ अलग तरह के नाम आपको देखने को मिलते हैं, इन पे पक्का क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज वेल्डियर्स रिंग, या फिर आगे जाके हम इंटेस्टाइन में बात करेंगे तो ब्रूनर्स ग्रैंड की बात होती है, पेयर्स पैचेस की बात होती है। ये जो थोड़े से अलग तरह के नाम होते हैं, यहां से पक्का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है और पूछता है क्वेश्चन। तो रिंग में जो है वो 4 टॉन्सिल्स प्रेजेंट है, कहां पे, फेरिंग्स में, और आपके पास इस रिंग को हम वेल्डियर्स रिंग बोलते हैं। अब टॉन्सिल्स है क्या, तो टॉन्सिल्स जो है आपके पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। ठीक है जी, लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, एक तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं अगर, है ना, लिम्फ क्या होता है, पहले ये चीज समझना फिर जरूरी हो जाएगा कि लिम्फ क्या है। तो जब ब्लड सर्कुलेट करता है और कैपिलरीज में से जो है वो आपके पास मटेरियल कैपिलरी से डिफ्यूज आउट होके सेल के पास जाता है, बाहर निकलता है ब्लड वेसल से, तो और फिर सेल का वेस्ट मटेरियल भी ब्लड वेसल में आने की कोशिश करता है बाय डिफ्यूजन, तो कुछ परसेंट मटेरियल जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसिस में रह जाता है। अब सपोज करो कि मेरा ब्लड जो है वो डिफ्यूज, मेरा जो मटेरियल है वो ब्लड में से डिफ्यूज होके सेल के पास गया, ऑक्सीजन सेल को चाहिए थी, न्यूट्रिएंट सेल को चाहिए थे, और बदले में सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, उसने जो है वो वेस्ट मटेरियल निकाला, तो ब्लड में डिफ्यूज होना है उसने, ब्लड वेसल में आना है उसने। अब जितना मटेरियल बाहर गया था उतना मटेरियल वापस जो है वो ब्लड वेसल में नहीं आ पाता, कुछ परसेंट मटेरियल इंटरसेलुलर स्पेसेस में रह जाता है, उसी मटेरियल को, उसी फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं। लेकिन हम कुछ फ्लूइड जो है, कुछ परसेंट फ्लूइड अगर हमेशा हर डिफ्यूजन पे बाहर छोड़ते रहे, तब तो हमारा ब्लड जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, तो ये रिस्क हम नहीं ले सकते कि इंटरसेलुलर स्पेसेस में हम जो है वो फ्लूइड छोड़ रहे हैं। तो उस फ्लूइड को हम ब्लड में वापस लेके आने के लिए अलग तरह के वेसल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं बॉडी में, तो वो अलग तरह के वेसल्स क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं। और वो जो फ्लूइड आपका बॉडी में रह गया, इंटरसेलुलर स्पेसेस में रह गया, उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। और वो जो ब्लड लिम्फ वेसल्स की मैं बात कर रही हूं, उन लिम्फ वेसल्स में कहीं कहीं पे नोड्स बन जाती हैं, उन नोड्स में बहुत सारे WBC जो डिफ्यूज आउट होके ब्लड वेसल से बाहर निकले थे, जो आपके लिम्फ में प्रेजेंट हैं, वो उन नोड्स में बहुत सारे WBC प्रेजेंट होते हैं। और WBC जो है जहां जहां लिम्फ नोड में प्रेजेंट होंगे, वहां वहां पे सबसे पहले जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन आपकी होती है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये इम्यून सिस्टम में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो टॉन्सिल्स आपके, जब कभी आपको जुकाम होना है, कोल्ड होना है, या कोई बीमारी आपको हो रही है, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन चला गया है, डस्ट पार्टिकल्स चले गए हैं, बैक्टीरिया वायरस कुछ गया है, तो सबसे पहले आपके गले में दर्द होनी शुरू होती है। सबसे पहले इन्फेक्शन कहाँ फील होता है, गले में फील होता है, ठीक है। तो क्यों गले में फील हुआ, क्योंकि आपके यहाँ फेरिंग्स में, आपके गले में टॉन्सिल्स प्रेजेंट थे। और अगर आपको कोल्ड हो रहा है, अगर आपको कोल्ड का वायरस जो है वो आपकी बॉडी में एंटर किया है, तो सबसे पहली इंट्रैक्शन उसकी कहाँ हुई होगी, आपके फेरिंग्स वाले एरिया में हुई होगी, टॉन्सिल में हुई होगी, ठीक है। तो वहां पे क्या चल रहा है, अब युद्ध चल रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी का युद्ध चल रहा है, तो उसी युद्ध की वजह से आपको वो पेन फील होता है, आपको वो इन्फेक्शन फील होता है। तो इसी तरह से टॉन्सिल्स क्या है, टॉन्सिल्स लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो उसमें टॉन्सिल अगर दिया है तो टॉन्सिल लिम्फॉइड ऑर्गन है, अदर ऑप्शंस भी आपने देखनी है, ठीक है। तो 4 तरह के आपके पास जो है वो टॉन्सिल्स हैं। एक है फेरिंजियल टॉन्सिल, पैलेंटाइन टॉन्सिल, ट्यूबियल टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये सारे के सारे रिंग में प्रेजेंट होते हैं और इस रिंग को हम वेल्डियर्स रिंग बोलते हैं, ठीक है जी। इसको नोट डाउन करना है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल आपको नहीं मिलेगा, तो प्लीज नोट्स जो है वो आपने बनाते जाना है साथ के साथ। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है आपका ईसोफेगस। फेरिंग्स के बाद क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो हम फूड पाइप की अभी बात कर रहे थे, ठीक है, वो क्या है, वो ईसोफेगस ही है। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन किसी भी तरह का नहीं होता है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की मूवमेंट होती है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ईसोफेगस क्या है,
नेक्स्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कोई डाइजेशन इसमें नहीं होता, नो डाइजेशन। कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें नहीं होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें नहीं होता है। इसमें म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस ग्लैंड क्यों प्रेजेंट है? म्यूकस ग्लैंड आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको स्मूथ बनाना है उसको, आपको खाने को आगे 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 वाले पोर्शन में लेके जाना है, तो इसीलिए म्यूकस ग्लैंड्स तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ही प्रेजेंट है। और म्यूकस जो है, म्यूकस की लेयर जो है वो पूरे मींस जितने भी ट्यूबुलर पार्ट है हमारी बॉडी के, वहां पे म्यूकस की लेयर आपको मिल जाएगी। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, और उस मूवमेंट की वजह से ही खाना जो है वो ईसोफेगस से आगे कहां जाता है? आपके स्टमक में जाता है। वो मूवमेंट आपके पास क्या है? दैट इज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पेरिस्टालसिस? ठीक है जी, तो पेरिस्टालसिस क्या है? जब खाना आपकी ईसोफेगस में ट्यूब में चला गया, तो उस ट्यूब के जो मसल्स हैं, अभी पढ़ेंगे हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी पढ़ेंगे, तो वहां पे आपके पास दो तरह के मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। जब वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो आपके पास इस तरह से जो है, जहां पे खाना पहुंचा वहां से ईसोफेगस थोड़ा सा मोटा हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुए तो दबेंगे, खाना थोड़ा आगे चला जाएगा, आगे गया, आगे से थोड़ी मोटी हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर इस तरह से। तो इस तरह की जो ये मूवमेंट चल रही है आपके ईसोफेगस में, दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसकी वजह से वो जो आपने खाना चबाया था, बक्कल कैविटी में बोलस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया था, उस बोलस को आगे आगे धक्का देने के लिए, स्टमक तक पहुंचाने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास पेरिस्टालसिस मूवमेंट में। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? इट इज कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of longitudinal and circular muscles। ये एक कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, किसकी? लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स की। ये लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स कहां पे होते हैं, ये मैं आपको हिस्टोलॉजी में डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल आपने ये चीज याद रखनी है कि ईसोफेगस में ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन उठा लेते हैं जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन ईसोफेगस में किसी भी तरह का नहीं होता है। इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं आपके पास। और इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? इट इज कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। बस इतना सा है ईसोफेगस में। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टमक। स्टमक में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या होगा, कितने पार्ट होते हैं स्टमक के, ईसोफेगस जो है वो कहां पे ओपन होती है, ये सारे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास? स्टमक। स्टमक का अगर मैं डायग्राम बना लूं पहले, तो स्टमक में आपको 4 पोर्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक। इसमें आपको 4 पोर्शंस दिखाई देंगे। ये आ गया आपका पहला पोर्शन, ये आ जाएगा आपका दूसरा, तीसरा और ये चौथा आ जाएगा। 4 जो है वो पार्ट्स होते हैं आपके स्टमक के। ठीक है जी। सबसे पहला पार्ट जो है ये कौन सा पार्ट है? ये है आपके पास फंडस। क्वेश्चन आ जाते हैं सीक्वेंस में, आपको पार्ट्स ही पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं यहां से ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे ऊपर वाला पोर्शन इज फंडस। ये वाला पोर्शन जो है ये है कार्डियक। ये वाला पोर्शन को बॉडी बोला जाता है, और ये वाले पोर्शन को पाइलोरिक पोर्शन बोला जाता है। 4 पोर्शन है।
फंडस है, कार्डियक है, बॉडी है और पाइलोरिक है आपके पास। फिर आपके पास आ जाते हैं कुछ स्पिंटर, ठीक है, ये है आपके पास एक यहां पे और यहां पे, ये भी कार्टिलेज फ्लैप होते हैं हमारे पास। ये कार्टिलेज फ्लैप क्या करते हैं, ये क्या है, इट इज लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। और ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या है, पाइलोरिक स्पिंक्टर। स्पिंक्टर्स क्या है, ये मैंने बता दिया आपको कि फ्लैप्स ही हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइप सिस्टम है इनका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर है आपका, ये इसोफेगस है, इसोफेगस से फूड आया और आपके इसोफेगस कहां ओपन हुई, इसोफेगस जो है वो कार्डियक रीजन में ओपन हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसोफेगस जो है वो स्टमक के कौन से पोर्शन में ओपन होता है, तो कार्डियक पोर्शन में ओपन हो रहा है। और जब कार्डियक पोर्शन में आपका खाना पहुंच गया इसोफेगस से, तो इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहां एक फ्लैप दिया हुआ है। जैसे ही खाना इसोफेगस से कार्डियक में एंटर करेगा, ये फ्लैप बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये फ्लैप क्या है, लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। और ये बच्चों में नहीं होता है, बच्चों में एब्सेंट है, अभी नहीं बना है उनमें। इसीलिए जो वो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, दूध पीने वाले बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, फिर उनको सीधा करके है ना लिया जाता है, देन उनको बर्पिंग करवाई जाती है, फिर उनको लिटाया जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर उनको दूध पी के सीधा ही लिटा दिया तो शायद वो वॉमिट कर देंगे। क्यों वॉमिट कर देंगे, क्योंकि उनका जो पूरा दूध उनके स्टमक में पहुंचा है, उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए कोई कुछ भी नहीं है उनके पास, ठीक है। तो ये एडल्ट में थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे उनमें ये चीज डेवलप हो जाती है। दूसरा क्या आ गया, पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है। अब यहां से खाना पूरा 4-5 घंटे आपके स्टमक में रहेगा, डाइजेशन होगी, ठीक है। देन उसके बाद जो है कहां पे कौन सा पोर्शन जो है वो आगे किस पोर्शन में ओपन होता है, तो स्टमक जो है वो ओपन होता है इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में। और इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन आपके पास जो है वो क्या रहता है, ड्यूडेनम रहता है, ठीक है जी। तो ये अगर ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम, ठीक है, तो ड्यूडेनम में ओपन होता है। ये चीज को ध्यान देना है आपने कि पाइलोरिक पोर्शन जो है वो कहां पे ओपन हुआ, ड्यूडेनम में ओपन हुआ। ये चीज आपने ध्यान देनी है कि कहां ओपन हुआ, ड्यूडेनम में ओपन हुआ, ठीक है। अब जब खाना स्टमक से ड्यूडेनम में एंटर करता है, तो इसका भी बैक फ्लो हमें प्रिवेंट करना है। तो इसका बैक फ्लो कौन प्रिवेंट करता है, पाइलोरिक स्पिंक्टर जो है वो प्रिवेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसोफेगस कौन से पार्ट में जो है वो ओपन होता है, कार्डियक में ओपन होता है। फिर आपके पास जो है ड्यूडेनम का कौन सा पोर्शन जो है वो स्टमक के कौन से पोर्शन से कनेक्ट होता है, तो पाइलोरिक ओपन इनटू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। अब और चीजों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैंने बता दिया आपको। अब स्टमक में, स्टमक एक जे शेप्ड बैग है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है जी, आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि स्टमक जो है वो, स्टमक की जो शेप है वो कैसी होती है, तो स्टमक जो है वो जे शेप्ड आपके पास बैग है। स्टमक में खाना कितने घंटे रहेगा, तो स्टमक में खाना जो है वो 4 से 5 घंटे जो है वो रहता है। 4 से 5 घंटे कहाँ रहेगा, आपके स्टमक में रहेगा, ठीक है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो है वो चर्निंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है। कि कैसे स्टमक में कैसे चर्निंग एंड ग्राइंडिंग हो सकती है, तो मैंने आपको बक्कल कैविटी में एक नाम बताया था, फोल्डिंग्स का, रगे बोला था मैंने कि बक्कल कैविटी की रूफ पे फोल्डिंग होती हैं, फोल्ड बने हुए हैं मेम्ब्रेन के, और उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं रगे। तो वैसे ही रगे जो हैं वो आपको कहां देखने को मिलेंगे, स्टमक में देखने को मिलेंगे। और उन्हीं रगे की प्रेजेंस की वजह से जो है वो आपके पास क्या होता है, चर्निंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है। और स्टमक में क्या होगा, स्टमक में डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है।
तो जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं वो स्टमक में होती हैं, और इन गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की वजह से जो है वो डाइजेशन कहाँ होता है, डाइजेशन होता है आपके स्टमक में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है, कि डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जुइसेस जो है वो देखने को मिलता है। और फिर जब आपके पास स्टमक में ये सारा डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो फूड की फॉर्म है, जो नाम दिया जाता है उस डाइजेस्टेड, पार्शली डाइजेस्टेड फूड को, वो क्या बोला जाता है, काइम। काइम इज फॉर्म्ड इन स्टमक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बक्कल कैविटी में बोलस बोलते थे, आगे करेंगे इसको कवर अप, ठीक है। तो आपके पास जो है 3 4 5 चीजें मैंने आपको स्टमक की बताई हैं। आपके पास स्टमक में इसोफेगस ओपन इन द कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक, क्वेश्चन, ठीक है। और स्टमक का पाइलोरिक रीजन ओपन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पिंक्टर्स आपने याद रखने हैं, कौन सा स्पिंक्टर जो है वो कहाँ पे है। स्टमक की शेप जो है वो जे शेप्ड होता है। स्टमक में खाना 4 से 5 घंटे रहता है। स्टमक में चर्निंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रगे। देन आपके पास जो है डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जुइसेस होता है, और जो खाना पार्शली डाइजेस्ट होता है और जिसको हम ड्यूडेनम में भेजते हैं उस खाने को हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है। काइम इज फॉर्म्ड इन द स्टमक। तो आपके पास ये सारी चीजें रहती हैं। हमने कर लिया, क्या क्या कर लिया हमने बक्कल कैविटी के कुछ पोर्शंस कर लिए थे। हमने जो है वो फेरिंग्स हमने डिस्कस कर लिया, फिर हमने ईसोफेगस को डिस्कस कर लिया, देन हमने स्टमक को भी डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास बचती है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक आपने वही चीज करनी है, रोज रिपीट करती हूँ, नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाने हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।